हाय एवरीवन। तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। लेक्चर वन जो पीछे था यहीं से आगे हम शुरू करते हैं। तो हम डिस्प्लेसमेंट की सवाल कर रहे थे, तो और किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और किस तरह के सवाल आपको आने चाहिए। तो देखो, एक पार्टिकल है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपन को ये सवाल किस फ्रेम में बनाया गया है, वो सवाल का अगर फ्रेम ही हम समझ लें तो सवाल बहुत आसान है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का तो सीधा सा लॉजिक है। एक ही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, इनिशियल से फाइनल सीधा वेक्टर मिला दो डिस्टेंस और जो सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता है वो। और डिस्टेंस कैसे निकालते हो भैया? एक्चुअल पाथ। दिमाग में यही आना चाहिए। अब बच्चा क्या है, बच्चा कहता है कि सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ए पॉइंट मान लिया अपन ने, ये सर हमें सी पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है हमें बी पॉइंट, यही ग्राफ है आपका, यही ये मैंने यहाँ बना लिया ऐसे। पार्टिकल चलता है ए से बी, पार्टिकल चलता है ए से बी अलॉन्ग सेमी सर्कुलर पाथ ए सी बी, यानी कि ऐसे जा रहा है पार्टिकल। मुझे निकालना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो आप सीधी सी बात करोगे, आप क्या कहोगे? सर ऐसे मिला लो, ऐसे। ये तो हो गया सर आपका। डायरेक्शन भी आ गई आपके पास, डायरेक्शन ए बी वेक्टर की तरफ, तो डायरेक्शन भी आ गई। ठीक है जी। दूसरी बात क्या आई आपके पास? मैग्नीट्यूड भी आ गया। मैग्नीट्यूड कैसा है भैया? डायमीटर, यानी कि अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई? 2r। सिमिलरली डिस्टेंस सरकमफ्रेंस लोगे सेमी सर्कल का, तो ये आ जाएगा पाई आर। भाई टोटल 2 पाई आर होता है, आधा टा पाई आर। अब मैं कह देता हूँ वो, मान लो ए टू सी के लिए, भाई ए टू सी अगर पूछ लिया जाए, या फिर वो पूछ ले कि इतना चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला और डी पॉइंट तक पहुँच गया, ये डी पॉइंट तक। या फिर पूछ ले, यही तो बन सकते हैं सवाल, और क्या बन सकते हैं? ए सी बी डी, ऐसे ही तो सवाल पूछ के एग्जामिनर डराता है। लेकिन अगर मेरे बच्चे को, मैं वो बता रहा हूँ कि जो सिखाया है वो ही लगेगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जो सिखाया है वो ही लगेगा, उसके अलावा कुछ नहीं लगता। इसलिए फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल से फाइनल पोजीशन वेक्टर। आप इनिशियल कहाँ थे लिख लो ना आप, ताकि गड़बड़ हो ही ना। इनिशियल, फाइनल कहाँ पहुंचे आप? सी पे पहुंच गए ना, मिलाओ ना वेक्टर, मिलाओ वेक्टर, पहुंच गए जी सी पे। सर ये तो कुछ कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है, हाइपोटेनस नहीं बन गया सर ये? हाँ सर, तो ये तो इजीली निकल जाएगा सर। हाइपोटेनस तो सर पता ही है, बचपन से पढ़ता आया हूँ। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, यही तो पढ़ के आया हूँ सर। सर हाइपोटेनस तो मैं बचपन से पढ़ के आया हूँ। आप क्या गोली कर रहे हो मेरे साथ? पी बी एच, सर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, यही होता है ना सर? हाँ भाई यही होता है। तो सर फिर क्यों गोली क्यों दे रहे हो आप? ये सर आर है, ये आर है, ये भी तो आर ही होगा ना सर? तो सर आपको नहीं लगता √2r आ जाएगा आंसर? हाँ भाई मैं क्या मना कर रहा हूँ। ठीक है जी सर। अब सर ए टू सी क्या निकालना है सर? डिस्टेंस निकालनी है। अब सर डिस्टेंस तो सर इतना पार्ट, इतना जितना चला होगा, यही तो कह रहे हो ना सर? हाँ भाई यही कह रहा हूँ। सर आपने बेसिक मैथ में एक चीज़ सिखाई थी, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, सिखाई थी नहीं सिखाई थी? और सर थीटा उसमें रेडियन में होना चाहिए, आपने कहा था हमेशा याद रखना रेडियन में। तो सर ये एंगल कितना है? ये एंगल, यही तो निकालनी है ना सर, आर्क लेंथ, यही तो निकालनी है। तो अगर ये एंगल पता हो, इंटू आर ही तो करना है सर। तो ये कितना है सर? पाई/2, 90। कितना है सर? 90। सर 90 को कन्वर्ट कैसे करते हैं? पाई/180 की मल्टीप्लाई कर लो। सर पाई/2 आ गया नहीं आ गया? हाँ भाई आ गया। सो एल विल बी इक्वल्स टू आर इंटू पाई/2। सो पाई r/2 आया ना सर? आंसर नहीं आया? हाँ भाई आ गया, डरा क्यों रहा है? पर इतना भी कोई भारी भरकम सवाल नहीं था। तो तो ये बच्चे के रेफरेंस में मैंने सवाल सॉल्व किया है। खैर, अगला सवाल देखते हैं जी। अगला ए बी सी डी। अब ए बी सी डी, बच्चा कह रहा है सर ए से सी, ऐसे पढ़ते हैं, ए से सी, सी से बी से डी, ए से सी से बी से डी। अरे वाह, मास्टर ने मेरे को एक ही बात बताई थी, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे वेक्टर मिला दे। सर सेम सवाल बन गया। डिस्प्लेसमेंट तो सर अगेन सेम हो जाएगी, √2r। तो भाई मैं क्या मना कर रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट कितनी आई? √2r। डिस्टेंस, सर डिस्टेंस के लिए तो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, तो पाई/2 तो ये चला है कि ये आर्क कितना एंगल बना रही है? पाई/2। आगे यहाँ तक फिर कितना? पाई/2 प्लस पाई/2 पाई, और यहाँ तक आने में फिर पाई/2 जोड़ना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता 3 पाई/2? भाई पाई/2
एक पाई बाई टू, दूसरा पाई बाई टू, तीसरा पाई बाई टू, तो कितना बन गया टोटल 3 पाई बाई 2। सिंपल। सो यहाँ से आपका जो डिस्टेंस आ गया, थोड़ा मिक्स ना हो जाए भैया, इसको उठा के अपन यहाँ फेंक देते हैं। तो ये कितना हो गया जी, यहाँ डिस्टेंस जो आया बच्चे आपका, सर आर थीटा करेंगे ना, सो आर इंटू सर थीटा आ गया 3 पाई बाई 2। चलो जी, बेसिक था लेकिन ठीक है। इस पर किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं, अगला आ जाओ। अब यहाँ आपको मज़ा आएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया मैंने, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। अब मैं समझाता हूँ। ये कह रहा है दो पार्टिकल हैं एक्स और वाई। तो देखो एक्स तो सरकमफ्रेंस पे मूव कर रहा है और वाई ऐसे, ये हेक्सागन जो बन रहा है इसके अलोंग मूव कर रहा है। अब वो पूछ रहा है आपसे, व्हेन बोथ एक्स एंड वाई हैव मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी, ए से और डी पर पहुंचे ये। तो अब मेरे मास्टर ने एक बात बताई थी कि एक बार लिख लो, ये इनिशियल पोजीशन है और डी तक पहुंचना है, ये फाइनल पोजीशन है। ये मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था। अब मेरे मास्टर ने क्या सिखाया था मुझे, ये पूछ तो लो क्या पूछना, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाई एक्स। एक्स कितनी डिस्टेंस चला, एक्स की तो डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है जी, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वाई की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। पहले सवाल का भी तो पता होना चाहिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किस किस का रेशियो पूछा हुआ है, और एक्स बाई वाई आपको पूछा है। चलो डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स के लिए डिस्टेंस, एक्स कहाँ चल रहा है जी, एक्स तो ऐसे चल रहा है, कहाँ से कहाँ तक पहुंचा एक्स, एक्स पहुंचा, अगर आप ध्यान से देखो तो ए से डी तक पहुंचा एक्स, ए से डी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ए से कहाँ गया जी, डी तक, बात समझ में आ रही है। चलो भाई, तो ए से डी तक गया, तो लेकिन गया कैसे, डिस्टेंस में तो एक्चुअल पाथ लेते हैं बच्चे, तो ये वाला पाथ चला सरकमफ्रेंस। आप कह रहे हैं हाँ सर बात तो सही है। अब मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, ये आपको नहीं लगता ये तो इसके ऑपोजिट ही हो गया सर, ए टू डी तो जस्ट अपोजिट हो गया है, तो ये तो डायमीटर हो गया ना। आपको नहीं लगता कि ये कितना चला है, सेमी सर्कल चला है, तो सेमी सर्कल यानी कि एक्स वाले के लिए जो डिस्टेंस आया वो कितना आ गया सर, पाई इंटू आर। आप कहोगे हाँ सर इतना तो है, समझ में आ गया तो। और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करते हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो सर एक ही चीज़ करते हैं, इनिशियल से फाइनल पोजीशन ये वेक्टर मिला लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 2r, कितनी हुई 2r, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है ना, रेगुलर हेक्सागन, तो r ये हो गया और r ये हो गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट सर कितना आया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, यहीं लिख लिया सर 2r। तो आंसर क्या निकालेंगे सर, डिस्टेंस का रेशियो एक्स की डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना हो गया 2r, कट गया, कितना आया पाई/2। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तो ये तो और भी आसान हो गया। अब हम इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मैं कहता हूँ वो ए से सी तक गया। अब सवाल के मजे लेते हैं, सवाल तो कुछ भी आ सकता है ना, जरूरी थोड़ा ना यही आएगा, लेकिन वो आपको वो बनाना आना चाहिए। ये जो मैं समझाने वाला हूँ ए टू सी, इसमें बच्चे बहुत अटकते हैं। यहाँ तो ठीक है, बच्चों ने यहाँ तो तुरंत कर लेते हैं कि भैया ये यहाँ पहुँच गया तो ये तो यहाँ, अब सोचो वो यहीं तक पहुँचा, तो बच्चे को ये एंगल निकालना है थीटा, तभी तो वो इसकी डिस्टेंस बता पाएगा। फिर वाई के लिए उसको ये वाली चीज़ आनी चाहिए। अब ये चीज़ निकालने में, चलो ये भी बच्चे निकाल लेते हैं क्योंकि हेक्सागन की प्रॉपर्टी उनको पता है, ये निकालने में बच्चों की थोड़ी सी हालत पतली हो जाती है, तो वो देखते हैं हम। कहाँ से शुरू किया, सेम अपन शुरू कर लेते हैं इसको यहाँ से। बच्चे एक बार बना लो इसको ऐसे, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ऐसे हो गया जी। थोड़ा सा इसको अच्छा सा बना लो, सिमेट्री टाइप रहे थोड़ा सा बस, ठीक है जी। 6 बनानी थी ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो चला जी यहाँ से ए पॉइंट से, बच्चे ए से बी
पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, फिर ई, ये एफ, और ये हो गया तुम्हारा सेंटर। ठीक है जी। अब आपको अगर हेक्सागन के बारे में पता हो, प्रॉपर्टी अगर हेक्सागन की चीज़ें अगर आपको याद हो, ये तो भैया रेडियस ही बनेगी ना ये। अब ये रेडियस बनेगी, ये अगर आपको याद हो ये, तो ये एंगल कितना बनता है, ये आपको याद हो 60 डिग्री। अरे भाई 360/6 हेक्सागन में यही करते हो ना, कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री तुम्हारा। ठीक है। फिर आपको पता होता है कि ये आर है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर होगी, ये आपको पता होता है। अब आपका पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे, जो भी पार्टिकल है वो यहाँ पे पहुंचा, तो ये कितना एंगल चला होगा 60 डिग्री, और ये कितना चला होगा 60 डिग्री। तो ठीक है, आप x के लिए जो डिस्टेंस, क्योंकि x तो यहाँ मूव कर रहा है ना और y यहाँ मूव कर रहा है, तो x के लिए तो मैंने क्या L इज इक्वल टू क्या लिखेगा, r इंटू थीटा। सो r इंटू थीटा कितना है 120 डिग्री, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 120 इंटू बच्चा क्या करेगा π/180। सर ये तो आसान है, और कुछ बच्चे तो रिजल्ट भी याद रखते हैं 2π/3। नहीं भी रखो तो कन्वर्ट कर लो, फिर जब आप बड़े हो जाओगे 2 साल करते करते तो याद ही हो जाएंगे कि उसका रेडियन में कितना लिखते हैं। तो ये तो सर ठीक है, एक्स के लिए तो आ गया। अब सर वाई के लिए, अब वाई के लिए बच्चा फैल जाता है, क्योंकि वाई के लिए मास्टर ने सिखाया था इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन वेक्टर मिला दो ऐसे। सर वेक्टर मिला दिया, वेक्टर मिलाने से आपको डायरेक्शन पता चल गई, ये डायरेक्शन है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड पता करना है ना आपने। तो मैं इसको निकालने का आपको तरीका बताता हूँ, वेक्टर लगाते हैं, वेक्टर एडिशन। आप ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं चाहता हूँ कि आप बाद में तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, तालियों से स्वागत करें इस चीज़ का। अगर मैं इसको ऐसे और इस वाली ब्रांच को ऐसे, ये वेक्टर मान लूँ, तो अल्टीमेटली ये प्लस ये, इसका एडिशन ही तो ये वेक्टर है। तो अगर मैं इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल लूँ तो ये आएगा या नहीं आएगा। आप कह रहोगे यार ये तो थोड़ी सी तगड़ी सी बात नहीं बता दी सर आपने। जैसे कि मान लो ये निकालना है, सेम ही तो बात है। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। यानी कि मैं इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर लूं तो ये लेंथ आएगी या नहीं आएगी। आप कह रहे हो यार बात तो सही है इस इंसान की। तो अगर अगर ऊपर वाले के हिसाब से दोनों सेम ही बात है, तो अगर मैं इसको बच्चे आगे बढ़ा लूं ऐसे, भाई आप अब देखना पड़ेगा इस वेक्टर के और इस वेक्टर के बीच में एंगल कैसे देखता हूं मैं। इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर लो आगे, तो ये एंगल बनेगा, यही तो एंगल होता है ना थीटा। एक बार करो, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर लो, तो आपने जैसे इस वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग करी ये तो ऐसे आ गया। तो आपको यही तो निकालना है थीटा। भाई आप समझे ना, मैं कहना चाह रहा हूं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा के, और इसका मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए ना मुझे। तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों वेक्टर का मुझे आर आर मैग्नीट्यूड है वो पता है, इन दोनों के बीच मुझे एंगल पता है, तो मैं रिजल्टेंट नहीं निकाल सकता। अरे निकाल सकता हूं ना भाई। अब देखना आप ध्यान से, ये आर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है आर, मैग्नीट्यूड तो बराबर है। एंगल देखो ना आप, एंगल कैसे निकालोगे। चलो जी, ये कितना है 60 डिग्री, ये भी कितना आएगा 60 डिग्री। भाई ये क्या बना, ये देखो आप, ये क्या बना, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना नहीं बना। भाई ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर हेक्सागन में, तो ये तीनों एंगल 60 डिग्री। सिमिलरली ये भी 60, और ये टोटल कितना बना 180। 180 में से जब ये इतना एंगल घटाओगे 120, तो ये कितना बचेगा 60। तो ये कितना बचा बच्चे 60 डिग्री। अब आपको सब पता है, क्या पता है आपको, दो वेक्टर हैं जिसका मैग्नीट्यूड आर है, इसका आर है, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। जब वेक्टर वाले रिजल्ट याद करो, जब दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री हो, तो जो रिजल्टेंट आता है, जो रिजल्टेंट आता है, जो रिजल्टेंट आता है आर, वो होता है √3 और किसी एक का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों का बराबर √3r। तो यहाँ पे भी जो ए से सी के बीच की डिस्टेंस होती है वो आती है √3r, ऐसे वेक्टर का यूज़ करके हम। ठीक है, बाकी देखो कहीं दिक्कत नहीं आती हेक्सागन में। यहाँ से यहाँ बच्चा निकाल लेगा, यहाँ से यहाँ बच्चा सीधा डिस्प्लेसमेंट r/2r, या तो वो ए से ई तक पहुँचा दे या वो ए से सी तक पहुँचा दे, बच्चा फेल हो जाता है।
बच्चा रट लेता है। तो अब आपको रटना नहीं है, मैंने प्रॉपर निकाल के दिखा। अरे सीधी सी बात है ना भाई, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर और ये वेक्टर, उसका सम ही तो बनेगा। आपको इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए, तो इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल लो, सेम ही तो बात पड़ेगा। तो इसका रिजल्टेंट ये 60 डिग्री, मैग्नीट्यूड बराबर है तो √3r। तो अब आप इसको याद रखो या कुछ भी रखो, मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया, तो आपको कोई टेंशन लेनी। हाँ, वो कई बार आपको कह देगी यहाँ से ऐसे चला और यहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ तक पहुँचा दिया, तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए। अरे तो ये वाली सरकमफ्रेंस ले लो ना भाई, ये कितना एंगल घूमा, कितना एंगल घुमा है, ये 60, ये 60, फिर ये 60 और ये 60, कितना घूमा, 60, 60, 120, 120 और 60, 180, 60, 240, 240 को पाई बाई 180 करके बच्चे रेडियन में कन्वर्ट कर लो, क्या दिक्कत है भाई। लेकिन बच्चा इसमें फंसता है, इसलिए मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा √3r। तो y के लिए अगर ये सवाल चेंज हो जाए थोड़ा सा, तो y के लिए अब आप कर सकते हो। y के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट, अब आपको रेशो लेना है, जो भी करना है सवाल में वो आप कर सकते हो। √3r, कैपिटल R ले रखा है तो कैपिटल R ले लो, ठीक है। तो ऐसे आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, तो इस वजह से यहाँ बच्चा फंसता है, तो मैंने आपको बता दिया है। अगले सवाल पे चलते हैं जी। अब यहाँ भी बच्चा बहुत इस सवाल में बड़ी गड़बड़ करता है, ये फेमस सवाल है। तो होता क्या है इस सवाल में कि ये एक पियक्कड़ है, मतलब एक बढ़िया दारू पीने वाला इंसान है। पियक्कड़ नहीं कहेंगे, ऐसे बहुतों की भावनाएं हर्ट हो जाएंगी। मतलब ये ड्रिंक करा हुआ है, पर बेचारा झूल रहा है, और यहाँ एक गड्ढा है, ठीक है। इससे कितनी दूर गड्ढा है, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, मैं तो जनरल सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। 11 मीटर दूर गड्ढा है इसी के हिसाब से, पर हम जनरल कर देंगे इसको। ये कह रहा है कि ये 5 स्टेप फॉरवर्ड लेता है, ठीक है, और 3 स्टेप बैकवर्ड लेता है, और ये चलता जाता है ऐसे, झूम बराबर झूम शराबी, 5 आगे 3 पीछे, लेकिन हर स्टेप 1 मीटर का है इसका। तो टेक 1 स्टेप और 1 सेकेंड, यानी कि एक स्टेप में 1 सेकेंड लगते हैं इसको। ये कह रहा है देयर इज अ पिट ऑन द रोड 11 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, देन द ड्रंकार्ड विल फॉल इनटू द पिट आफ्टर, कितने सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद गिर जाएगा। तो इस सवाल को हमेशा पीछे से सॉल्व करो, मैं सोचना बताता हूं कैसे। जैसे ये 5 स्टेप लेता है, और 5 स्टेप में कितना चलेगा, ये 5 मीटर चलेगा, नहीं चलेगा। तो जब ये यहां कहीं आके खड़ा होगा, और अगर ये 5 मीटर चलेगा, 5 मीटर चलेगा, तो सीधा गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा, फिर वापस तो आ ही नहीं सकता। तो यहां से इस सवाल को शुरू करना है आपको हमेशा। अब अगर 5 मीटर ये गिरेगा, तो यानी कि इसको अल्टीमेटली आगे पीछे झूमता झूमता 6 मीटर तक इसको चलना है। 6 मीटर के झूमने के अंदर क्या होगा, 5 स्टेप अगर ये आगे चलता है, 3 स्टेप अगर ये पीछे चलता है, तो ये एक बार के झूमने में 2 मीटर चलता है, और एक बार के झूमने में 8 सेकंड चलता है। भाई एक स्टेप 1 सेकंड का, तो हर ऐसे झूम झूम के 2 मीटर चलना कितना है, 6 मीटर, यानी कि ऐसा इसको 3 बार करना पड़ेगा। 3 बार, 3 बार 5 स्टेप आगे, ऐसा ये सिचुएशन 3 बार रिपीट करनी पड़ेगी। ये सीधा पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। तो 3 बार रिपीट करने में इसको टाइम कितना लग गया, 24 सेकेंड। अब पहुंच गए यहाँ पे। अब सीधा जब ये यहाँ पे पहुंचा, अब जब ये झूम बराबर झूम करेगा और 5 स्टेप आगे लेगा, ये सीधा गड्ढे में गिरना है, ये वापस ही नहीं आना ये वापस ही नहीं आएगा, ठीक है। और ये मस्त अपनी रात वहीं बिताएगा, और अगले दिन जब ये सुबह खड़ा होगा, तो एक फ्रेश एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा होगा, क्योंकि इसने पूरे रात जो खुशबू ली है उसका असर इसके जीवन पे आने वाला है। खैर, +5 सेकंड। आप भी कहोगे कि सर मजे ले रहे हो, इसके मजे नहीं ले रहा भाई, इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, यानी कि 29 सेकंड। तो कुल मिला के ये बात है। यानी कि अगर इस सवाल को थोड़ा आप अपने हिसाब से भी बना लो, अब छोड़ो इसने क्या बना रखा है, भाड़ में जाए अपन इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये 3-2 कर लेते हैं। 3 स्टेप आगे, 2 स्टेप पीछे, 3 स्टेप आगे, 2 स्टेप पीछे, और हर स्टेप में वही 1 मीटर और 1 सेकेंड। तो अब आप कहोगे सर मैं बताता हूँ, देखो सर पीछे से गिनते हैं। पीछे से गिनने का मतलब है कि सर 3 स्टेप जब ये लेगा तो 3 मीटर छोड़ लो सर। तो अब की बार कितना, 3 मीटर,
क्योंकि सर जब वो यहाँ आके खड़ा होगा अब तो 3 स्टेप लेते गिर ही जाना है। तो सर उसको जो झूम बराबर झूम करता आएगा उसके लिए ज़िंदगी जो बची है अब, वो ज़िंदगी बची है 8 मीटर। वो 8 मीटर तक अपनी ज़िंदगी में इतना तगड़ा इंसान रहेगा कि अबे यार मैं कर दूंगा। तो 8 मीटर तक उसके पास क्या है? आज़ादी है। 8 मीटर के बाद उसके पास आज़ादी नहीं है क्योंकि वो गिरने वाला है। तो 8 मीटर तक जब ये चलता है 3 स्टेप आगे और 2 स्टेप पीछे, तो इसमें कितना निकल के आता है इसका? 1 मीटर। और इसमें 5 स्टेप लिए गए हैं टोटल। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 स्टेप लिए गए थे तो 8 सेकंड, यानी कि 5 स्टेप 5 सेकंड, यानी कि ऐसा ये कितनी बार करना पड़ेगा अगर इसको 8 मीटर कवर करना है? 8 बार। कितनी बार? 8 बार इंटू 8, यानी कि अल्टीमेटली 40 स्टेप्स तक इसकी ज़िंदगी है। 40 सेकेंड, एक स्टेप 1 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, 3 स्टेप गया, यानी कि आंसर आ गया 43 सेकेंड। तो इस सवाल का जवाब आप कैसे भी बना लो, कुछ भी बना लो, आप इसी हिसाब से देंगे, इसी रिदम के साथ देंगे, इसी फ्लो के साथ देंगे। उसकी ज़िंदगी कितनी बची है, उसकी ज़िंदगी जितनी बची है तो जितने स्टेप लेता है उससे इतने मीटर काट लो, इतनी ज़िंदगी उसकी ज़िंदा है। एक बार 8 मीटर, पहले इस सवाल के हिसाब से, इस सवाल के हिसाब से उसकी 8 मीटर, इस सवाल के हिसाब से, और हमारे इस सवाल के हिसाब से 6 मीटर। सो 29 सेकेंड विल बी द आंसर। आगे चलो जी। अब इस तरह के सवाल बड़े पूछे जाते हैं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है, आसान जरूर है, लेकिन बच्चा उसमें गलती कर देता है। कोई बड़ी बात नहीं है, और गलती इंसान से होती है भाई, मेरे से भी हो जाती है। क्या पता मैं कोई सवाल बना रहा हूँ और वो किसी और फ्रेम में बना दूँ तो वीडियो में सॉल्यूशन गलत हो जाए, ऐसा होता है। हम इंसान हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। ठीक है, मेरा ज़िंदगी में यही रहा है, मेरी जर्नी ऐसी ही रही है। मैं एक छोटे से गांव से निकल के आईआईटी तक पहुंचा, तो मेरे लिए वो सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं था, लेकिन मैं हर रोज़ अपनी गलतियों से सीखता था। अपने आप को एक बेहतर बनाने के लिए मैं मेहनत करता था कि मैं आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, आई वॉन्ट टू डू गुड थिंग्स। वो हमेशा एक ज़िंदगी में रहता था। वही इंटेंशन है कि मैं ये वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ कि हर चीज़ एक अच्छी शिक्षा, एक वो क्लासरूम वाली फीलिंग, वो जो यूट्यूब की वीडियोस से, जैसे जो मेरे को आइडिया आया ये बनाने का, चलो खैर कभी और शेयर करूँगा ये सब बातें। टॉपिक पे आ जाते हैं, छोड़ते हैं इन सब बातों को। ए पर्सन मूव्स 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। ठीक है जी, ए पर्सन मूव्स 50 मीटर। अब ड्यू का मतलब क्या है? कई बच्चे तो बेचारे ड्यू, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं ना जो बेचारे गरीब हैं, हिंदी मीडियम से आते हैं या वगैरह वगैरह। ड्यू का मतलब होता है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मतलब उसकी तरफ चलते जाना। अब बात आती है डायरेक्शन की। अब बच्चा यहाँ डायरेक्शन में भी कंफ्यूज होता है, तो सबसे पहले तो मैं डायरेक्शन, सवाल छोड़ो, तुम भूल जाओ, भाड़ में जाए सवाल। भाई पहले ये तो पता होना चाहिए क्या क्या हो रहा है जीवन में। देखो, जीवन बड़ा सुंदर है, लेकिन हम ही लोग उसको मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि हम सोचते बहुत हैं। तो हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें बस समझना चाहिए। ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, एंड दिस इज साउथ। अगर मैं बात करूंगा, ये बात करूंगा मैं, ये है डॉट और ये क्रॉस, ये होती है वर्टिकली अपवर्ड और ये होती है तुम्हारी वर्टिकली डाउनवर्ड। क्योंकि कई बार वो सवाल ऐसे भी देगा कि यहाँ एक इतनी दूर पेड़ है, फिर वो पेड़ पे चढ़ गया, तो बच्चा क्या करता है? वो ये सोचता है नॉर्थ की तरफ चल दिया। नहीं, इसको सोचना ऐसे है। इसको मैं सोचना कैसे बताता हूँ, मैं आपको सोचना सिखाता हूँ। ये बना कैसे रखा है, फिर वो आपको पूरी सेंस बनेगी। मतलब असल में ये पिक्चर ऐसी है, ये प्लेन ऐसा है, आप समझ रहे हो? इस प्लेन पे मैंने बनाया हुआ है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इस प्लेन पे ये ऐसे बनाया हुआ है मैंने। अब आप थोड़ा पिक्चर आपको क्लियर होगी ऐसे। ये 2D में फिर ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि वो कोई चीज़ ऐसे चली, पहले समझा रहा हूँ सवाल तो, अरे सवाल बात की बात है भाई, पहले समझ में तो आना चाहिए ना। चल क्या रहा है, फिजिक्स में वो कहेगा क्या? ये ऐसे चल रहा है, कह रहा है ईस्ट में चला, ईस्ट में चल के यहाँ एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया, यानी कि ये 50 मीटर दूर चला, ड्यू ईस्ट 50 मीटर चला और फिर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और ऊपर कितना चढ़ा है? 20 मीटर। तो असल में हो क्या रहा है, ये जो
पेड़ पे चढ़ने वाली बात है ना, ये वर्टिकली है भाई। पेड़ पे कैसे चढ़ेगा? ऊपर की तरफ चढ़ेगा ना। तो ये जो है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये प्लेन के अंदर है। जैसे कि आप इधर चल रहे हो, आप लेफ्ट में घूम जाओ तो आप नॉर्थ की तरफ घूमगे, ठीक है। लेकिन वर्टिकली का मतलब है कि आप ऊपर चढ़ने लगे, अब नॉर्थ की तरफ नहीं गए, आप ऊपर चढ़ने लगे। तो उस बात को भी 2D में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कि जैसे यहाँ इतना चला और वर्टिकली, तो फिर हम यहाँ ऐसे कर देंगे, वर्टिकली कितना चल गया ये तुम्हारा 20 मीटर। तो इस बात को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। उससे क्या मैं बताऊंगा, सवाल थोड़ा आसान बनता है। ऐसे चला, कितना चला जी? 50 मीटर। ये बात भी करेंगे। फिर यहाँ डॉट लगा दो ऐसे, तो वो डायरेक्शन तुम्हें समझ में आएगी। अच्छा, ऊपर की तरफ चढ़ गया, वर्टिकली अपवर्ड 20 मीटर। तो ये हो गया तुम्हारा। क्लियर है? यानी कि अगर मैं बात करूं, ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट पे पेन रख लो अपना और इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर लो, तो ये पेन जो आपने यहाँ रखा हुआ है, ये पेन इसके साथ कितना एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री ना। ये कहना चाह रहा हूं मैं। क्योंकि अल्टीमेटली आप जब नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो आप वेक्टर सम करोगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको चलना सिखा रहा हूं। तो ये जितने लेक्चर्स आप देख रहे हो ना, आप कहीं भी बैठे हो, आप किसी गांव में बैठे हो, किसी शहर में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, हमें चलना सीखना है। बच्चा जब पैदा होता है तो क्या करता है? सीधा थोड़ा ना बोलना, पहले वो शब्द सुनता है, फिर वो धीरे धीरे मम्मा मम्मा ऐसे करना शुरू करता है, पा पा पा, फिर वो पापा पूरा बोलता है, फिर वो धीरे धीरे सेंटेंस गलत बोलता है, फिर फॉर्मेशन सही करता है, फिर पहले वो जब चलता भी है तो एकदम से नहीं चलता, पहले चलने की कोशिश करता है, घुटनों के बल चलता है, फिर लड़खड़ाता है, गिरता है, पहले तो बैठना ही सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर दौड़ना वोड़ना, सो ऑन। दिस इज प्रोसेस। सो अल्टीमेटली टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट इज ए प्रोसेस। तो उसके लिए आपको आपको डायरेक्शन आनी चाहिए। मैं कर क्या रहा हूं भाई, पहले मुझे पता तो हो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो वेक्टर सम लेना है। पिछले सवाल में कर क्या रहा था मैं? अगर आपने ध्यान दिया हो, यहां पिछले सवाल में कर क्या रहा था भाई? वेक्टर सम लिया है। यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, तो ये वेक्टर सम ले लिया, ये है डिस्प्लेसमेंट। आप पहले यहां से यहां चले, दिस इज अ वेक्टर। यहां से यहां चले, यानी कि आप ए से बी चले, तो ये वेक्टर हो गया। बी से सी चले, ये एक वेक्टर हो गया। इन दोनों वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट, इस सॉरी वेक्टर सम, वही तो फिर ये नेट बना। यही तो कर रहे थे आप। इसीलिए तो फिर वो 60 डिग्री एंगल तो R√3R आसान बन गया सीधा। इसीलिए तो आप लगा पाए, क्योंकि वेक्टर सम लगेगा, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा ही होता है भाई। अब सिमिलरली यहां ये तोड़ तोड़ के आपको डिस्प्लेसमेंट का एडिशन, यानी कि अल्टीमेटली मैं आपको मजेदार बात बताऊं, वेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे वेक्टर सम ही करा रहा है। ये आपसे वेक्टर सम ही करा रहा है भाई, बस गोली दे रहा है। अभी देखना आप। तो ये समझ में आया ना आपका मतलब क्या है? ये असल में प्लेन पे है। तो पर ये 2D में बनाने के लिए अपन ऐसे, तो ये जो अपनी अभी तो आपको जो दिख रही होगी, देखो यहाँ प्लेन के ऐसे, ये हाँ भाई यार, ये ऐसे, ये जो अगर पेड़ है यहाँ, तो इस पेड़ के ऊपर जो है ऐसे चढ़ा था। अब इसको मैं यहाँ 2D पे कैसे दिखाऊं? तो इसलिए मैंने वर्टिकली ऐसे डाउनवर्ड, और अगर वो ऐसे नीचे प्लेन के, इस प्लेन के नीचे चलना है तो वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसी सिचुएशन बनाई है मैंने, ठीक है। तो जी ये होगी डायरेक्शन तुम्हारी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो कुल मिला के ऐसा है कि इसको आप एक्स मान सकते हो। कुल मिला के जो मैं कहना, एक्स हो गया, ये तुम्हारा वाई हो गया, और ऊपर वाली डायरेक्शन एक्स क्रॉस वाई, जब फिंगर कर्ल करोगे तो ये तुम्हारी जेड आ जाएगी ऊपर की तरफ। जेड कैप, एक्स कैप, वाई, वाई कैप। आपको अगर एक्स वाई आई जे कैप की फॉर्म में लिखना हो तो इन डायरेक्शन को, तो भी आप लिख सकते हो। अब हम सवाल शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसको मैं रफ कर देता हूँ जी। सवाल पढ़ो अब आप, और सवाल को मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि आपके समझ में आए। पहले हर एक बात पता हो, उसके बाद सॉल्यूशन हो जाए तो मजा आ जाए भाई। अपन को तो सीखना है धीरे धीरे। एक्स वाई कोई भौकाली, देखो अगर आप ये चाहते हो जीवन में भौकाली हो जाए, भाई मत करो ऐसा। ये मेरी पर्सनल सलाह है। आप जीवन अपना सीखने की तरफ दो, अपने सपने को पूरा करने की तरफ दो। आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपका सगा संबंधी क्या कह रहा है, भाड़ में जाए। सोशल मीडिया से दूर रहो। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहो। जो एंटरटेनिंग दुनिया है एक बच्चे के लिए, उससे दूर रहो। हाँ, सोशल जो तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, जो ये तुम्हारा जैसे यूट्यूब है, उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। हर चीज़ का एक पॉजिटिव मैनर में इस्तेमाल करो, और थोड़े से हल्के रहो। हल्के रहने का मतलब है जो भी आप रेस्पेक्ट करो। सबसे पहले मैं हमेशा मेरी क्लास में एक ही बात सिखाता हूँ कि हमेशा
इंसान को थोड़ा सा विनम्र रहना चाहिए और रिस्पेक्ट करने वाला बनना चाहिए। क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में कभी भी, क्योंकि दुनिया के मेरे हिसाब से मेरे करीब जो मैंने अपनी अब तक के जीवन में जो सीखा है वो ये है कि इस दुनिया के सबसे दो आसान काम हैं, एक गुस्सा होना और एक किसी को क्रिटिसाइज करना। द टू ईजिएस्ट जॉब जो आप कर सकते हो, यू कैन ऑप्ट वो है गुस्सा करना और किसी को क्रिटिसाइज करना। एंड द टफेस्ट वन विच आई थिंक द टफेस्ट वन वो है इंतज़ार करना, पेशेंस रखना। आप कैसे भी हाव भाव में उसको बोल सकते हो, वो बड़ा टफ है। तो इसलिए ये दो चार बातें आपको ज़िंदगी में याद रखनी चाहिए जो आपको हमेशा पढ़ाई की तरफ मोटिवेट करेंगी। खैर, ए पर्सन मूव्स 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो जी खैर अपन ज्ञान कम देते हैं, देना भी नहीं चाहिए, अपने वापस आ जाते हैं। तो जी ये कहाँ चल रहा है, ये हो गया जी, पहले बना लो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। अब देखो, अब ध्यान से, 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, चलो जी ड्यू नॉर्थ मतलब इसकी तरफ चला, 50 मीटर चल दिया, चलो जी ये चला 50 मीटर, पहला वेक्टर बन गया। फिर क्या करें, देन 40 मीटर ड्यू ईस्ट, अब 40 मीटर ईस्ट की तरफ चला, यहाँ से ईस्ट तो भैया इधर है, 40 मीटर ड्यू ईस्ट, ऐसे चल दिया, जो चल रहा है वही बनाने लग रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं। देन 20 मीटर ड्यू साउथ, इसका हो गया दिमाग खराब, 20 मीटर ड्यू साउथ, अब ये नीचे की तरफ आ गया 20 मीटर, ये आ गया जी 20 मीटर ड्यू साउथ। आपसे पूछ लिया टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये इसकी फाइनल पोजीशन है, आप समझना बात को। और ये क्या है इसकी, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इनिशियल से फाइनल पोजीशन आप मिला दे रहे हो। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि करेंगे क्या, फिर हमेशा वही करेंगे। आप असल में कर क्या, आप अगर पॉलीगन लो को ध्यान से देखो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर, और ये आपको फाइंड करना है। तो आप इन तीन वेक्टर का क्या लेंगे, वेक्टर सम लेंगे, नहीं लेंगे भाई। अगर मैं इसको पॉलीगन की फॉर्म में लिखूं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये हो गया सी वेक्टर और ये आर वेक्टर, सो आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये तो पॉलीगन लो नहीं बन गया, यानी कि आपको इन तीन वेक्टर का क्या लेना है, वेक्टर सम लेना है। वेक्टर सम लेके मैग्नीट्यूड आ जाता है। आप कहोगे हाँ यार ये बात तो इस आदमी ने सही कह दी यार, क्या बात है यार, इसलिए वेक्टर इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए वेक्टर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरे बच्चे वेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब एक चिड़िया का नाम है पैरेलल शिफ्टिंग, एक चिड़िया का नाम है बच्चे पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब होता है कि वेक्टर को उसके पैरेलल आप कहीं भी ना चालो, कहीं भी ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं इस सवाल को सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखना कुछ नहीं करूंगा, वेक्टर ही लगा रहा हूं। आप कहोगे कि सर आपने तो गोलीबाजी कर दी, ये इतना आसान तो नहीं था सर, ये तो मुश्किल सा लगता था। मुश्किल नहीं है भाई, मुश्किल नहीं है, मुश्किल आपने, आपके दिमाग ने मुश्किल बनाया है, मुश्किल नहीं है। मैं अब तक, आप मुझे एक बात बताओ, मैंने इनिशियल फाइनल पोजीशन के अलावा कोई चीज इस्तेमाल नहीं करी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, और वेक्टर। आप कहोगे यार, यार सही है यार, सर सही कह रहे हो, यही तो किया है अभी तक, तो फिर टेंशन क्यों लेनी है भाई। देखो ध्यान से देखो, मजेदार बात मैं आपको बताता हूं। देखो ये 50 तो यही बना लो, 50 मीटर, क्योंकि हम सब ओरिजिन से हमें सब कुछ दिखना चाहिए, तो हम तो अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें करते हैं। ये 40 मीटर वाला जो है ना, 40 मीटर वाला, इसको शिफ्ट करके ओरिजिन पे ले आओ, कोई दिक्कत है बी वाले वेक्टर को। आप कहोगे नहीं सर, ये बना लिया। फिर मैं कह रहा हूं आप ये जो वेक्टर है आपका सी वाला, इसको भी शिफ्ट करके, तो इसको शिफ्ट करके ऐसे बना दूं, तुझे कोई दिक्कत है, पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं। कह रहा नहीं सर, बात तो सही है सर, मुझे क्यों दिक्कत होगी सर, पर सर ये तो आपने कुछ ज्यादा आसान सा नहीं बना दिया सर। 40 मीटर, 20 मीटर, आपको नहीं लगता अब आप वेक्टर सम आराम से ले सकते हो। ये 50 है, ये 20 है, दोनों ऑपोजिट हैं, तो पहले इसको घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा, नेट किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो जी नेट ऊपर की तरफ बनाओ, यही बना देता हूँ। ये नेट यहाँ आ गया, इस ये कितना आ गया, 50 में 30 गया, 30 मीटर। भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये मैंने कंपोनेंट में रिजॉल्व करके क्यों करते हैं, आसान पड़ता है, आसान पड़ता है। फिर तो जोड़ना और घटाना ही तो रह जाता है, तो 30 मीटर इधर की तरफ आ गया।
भाई 50 में से 20 गए तो 30 ऊपर, तो इसका मतलब वेक्टर, इतना वेक्टर बचा, इनका इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया 30 मीटर। आपको नहीं लगता अब 30 मीटर और 40 मीटर दो दो करके तो ऐड करते हैं, 30 मीटर और 40 मीटर 90 डिग्री एंगल, तो रिजल्टेंट कितना आ गया, अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 50 मीटर आंसर। तो इसका मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सर मुझे कैसे पता चलेगा, आप एग्जामिनर कैसे पूछेगा, एग्जामिनर भाई बिल्कुल डायरेक्शन भी पूछता है। तो एग्जामिनर आपको अब ऐसे देगा, जो ऑप्शन देगा ना वो ऐसे देगा, वो पागल थोड़ी ना है। 50 मीटर, 50 मीटर, फिर वो आपको देगा 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दूसरा ऑप्शन देगा आपको 50 मीटर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तीसरा ऑप्शन देगा 50 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे देगा। मान लो 3 ऑप्शन, और फोर्थ दे दिया आपको नन ऑफ दीज। अब आप कहोगे सर डायरेक्शन कैसे लिखें, डायरेक्शन लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है, वो मैं आपको अब सिखाने वाला हूं। ये क्या है, थीटा। थीटा कैसे निकालोगे आप, थीटा आप वेक्टर वाले उसमें निकालते हो, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा, सॉरी परपेंडिकुलर 30 बाई बेस, बेस हो गया तुम्हारा 40। तो ये कितना होगा जी, थीटा विल बी इक्वल्स टू आ गया 37 डिग्री। तो ये थीटा जो आया आपका, ये आ गया आपका 37 डिग्री, ये 37 डिग्री। ठीक है जी। भाई यहाँ भी अगर आपको वेक्टर समझ ना आ रहा हो, इसको शिफ्ट कर लो, ये मैंने शिफ्ट किया है, तो ये ट्राइंगल बन गया ना। तो ये टेन थीटा इज इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाई दिस, ये पी बाई बी, ये पी बाई बी। वही हर जगह शिफ्टिंग विफ्टिंग लग रही है, ये इतना इतना बेसिक है कि इसका यूज़ अगर आपको आ गया तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा। खैर 37 डिग्री। अब लिखने के दो तरीके हैं यहाँ। कैसे, अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूँ, ठीक है जी, रेफरेंस मान लूँ, तो रेफरेंस का मतलब है इसको मैं लिख सकता हूँ इस डायरेक्शन 37 डिग्री और नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और यहाँ जो ये वाली पोजीशन होती है, ये वाली, ये होती है तुम्हारी रेफरेंस नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ये रेफरेंस होता है तुम्हारा, ऐसे लिखा जाता है, ये रेफरेंस है। अब आपका बच्चे दूसरा, ये तो पहला तरीका हो गया लिखने का। अब आपका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप ऐसे लिख सकते हो 37 डिग्री ईस्ट, ठीक है जी, सॉरी 37 डिग्री लिख रहा हूँ मैं, ये तो हो गया 37 डिग्री। इसको मैंने पूरा नहीं लिखा ना, हाँ पूरा लिखते हैं इसको बच्चे, मतलब ये सही है जो भी। कितना आया था हमारा आंसर, 50 मीटर आया था ना, वो तो लिखे ना पूरा। दूसरा 50 मीटर, अब डायरेक्शन लिखनी है, ये मैंने डायरेक्शन तो ऐसे ही लिखी जाएगी। अब पर कैसे लिखेंगे, अगर आप ऐसे लिख रहे हो ईस्ट 37 डिग्री नॉर्थ, एक ये नोटेशन है, तो अब आप दोनों नोटेशन आपको एक याद रखनी है, मैं हमेशा ये याद रखता हूँ। दूसरी वाली फिर उल्टी है, यानी कि ये जो बाद वाला ई है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिख रहे हो तो ई से रेफरेंस आपको शुरू करना है। आप अगर ऑफ वाली यूज़ नहीं कर रहे, तो अगर ये दे रखी है तो पहले ईस्ट, यहाँ रेफरेंस आ जाता है तुम्हारा। इसमें तुम्हारा ऑफ नहीं लिख रहे तो रेफरेंस ये है ईस्ट 37 नॉर्थ। अब आप चूज़ करो, देखो अब ऑप्शन दे दिया, सवाल तो आसान था। देखो जी आपका आंसर आया, आपने कहा सर 50 मीटर, चलो बढ़िया बात है। फिर सर 50 मीटर 37 डिग्री, यानी कि सर मेरा आंसर है 37 डिग्री नॉर्थ, सर ये तो पहले ही आ गया। दूसरा देखो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नहीं सर 53 डिग्री नहीं है, ये तो गलत हो गया। आप 53 के हिसाब से अगर आंसर लिखना चाहते हो, कोई बच्चा कहे सर 53 के हिसाब से क्या लिखेंगे, लिख ले भाई जो तेरा मन है, 50 मीटर। अब तेरा ये तू यहाँ से एंगल ऐसे ऐसे, ये 53 के हिसाब से कर रहा है ना तू, 53 डिग्री, तो 53 रेफरेंस कौन सा ले रहा है तू, रेफरेंस ले रहा है तू नॉर्थ। क्या मेरी बात समझ पा रहा है, तो तुझे क्या लिखना पड़ेगा, ईस्ट ऑफ, यानी कि 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ उन्होंने रेफरेंस लिया है, तो जो रेफरेंस लिया है उसको यहाँ लिख बाद वाला। तो अब तो ये तेरा रेफरेंस हो गया, तो ये बाद में आएगा, तो फिर बस चेंज हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है जी। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये मैंने बड़ी खूबसूरती के साथ समझाया है। अब अगला सवाल,
पेश करता हूँ मैं, और ये इसको थोड़ा सा अब हम इतना समय तो पहले वाला तो समझाया है, अब इतना समय थोड़ी ना लेंगे, अपन तो कट कट बनाएंगे। देखो जी कैसे। अब मैंने बाद में भी पैरेलल शिफ्टिंग ही करनी है, तो मैं पैरेलल शिफ्टिंग सीधा ही करूँगा। जैसे क्या कहना चाहता हूँ मैं, अभी देखो सवाल अब तुरंत बनाएंगे गोली की तरह, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप कहोगे ठीक है सर, ए पर्सन मूव्स 30 मीटर ड्यू वेस्ट, 30 मीटर चलाओ इसको, तो पहला वेक्टर ये बना दिया 30 मीटर ड्यू वेस्ट। फिर देन 20 मीटर ड्यू साउथ, 20 मीटर ड्यू साउथ यहीं से बनाओ ना, बाद में तो पैरेलल शिफ्टिंग ही करनी है। 20 मीटर ड्यू साउथ, फिर कह रहा है 20 मीटर ड्यू ईस्ट, यहीं बनाओ सीधा 20 मीटर ड्यू ईस्ट, ये बना दिया 20 मीटर। भाई बाद में तो पैरेलल शिफ्टिंग करनी है, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, आ गया आंसर। ये वेक्टर कितना आया निकल के 10 मीटर। भाई इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो पहले, 10 मीटर आ गया, अब इसका और इसका रिजल्टेंट ले लो। भाई दो दो का ही तो करोगे ना, इन तीनों का रिजल्टेंट लेना है, वही नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो आ तो गया। फाइनल आपका इधर आ गया, ख़त्म। कितना आया, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस बच्चे 20 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 500 आया ना, 400 500, सो 10√5 मीटर विल बी द आंसर। और ये एंगल क्या हो गया, थीटा। अब थीटा क्या हो गया जी, 10 थीटा विल बी इक्वल्स टू 10/20, कट गया, यानी कि थीटा विल बी इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1/2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आपको डायरेक्शन लिखनी है, ये साउथ है, ये साउथ आपने रेफरेंस लिया, तो साउथ ऑफ नहीं लगा रहे ना, तो पहले आएगा। अगर आप ऑफ वाला लिख रहे हो तो ऑफ वाला क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये साउथ। अब ये ऑफ करके तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आई होप कि आपको जो मैंने समझाने की आपको कोशिश करी है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, खैर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब सीधा पैरेलल शिफ्टिंग करो, सीधा पैरेलल शिफ्टिंग, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब डायरेक्शन आप निकालते रहना, मैं आपको ये कुछ सवाल हैं करके बता देता हूँ सीधा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब देखो मज़ेदार काम करते हैं। पार्टिकल मूव 30 मीटर ड्यू नॉर्थ, 30 मीटर चला, 30, फिर 20 मीटर ड्यू ईस्ट, 20 मीटर यहाँ चला, फिर देन 20√2 ड्यू साउथ वेस्ट। अब ये जो साउथ वेस्ट का मतलब होता है ना, साउथ वेस्ट यानी कि उसके बीच में चला 45 डिग्री, साउथ वेस्ट ऐसे चला। कोई बात नहीं, अपने को तो पैरेलल शिफ्टिंग करनी है ना, पहाड़ में जाए सीधा वहीं से बनाओ ताकि दिक्कत ही ना हो। तो ये 20√2 आ गया, और ये कितना है 45 डिग्री। और अगर वो किसी एंगल पे कह दे कि इतने एंगल पे दिया, तो अब आपको डायरेक्शन भी आती है। मान ले वो आपको कह देता कि ये चलता है 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसे चल रहा है, तो आप क्या करते, साउथ ऑफ वेस्ट, तो ये रेफरेंस होता है, इस रेफरेंस से आपने क्या लेना होता है, ये एंगल चलना होता है 30 डिग्री, तो यहाँ से 30 डिग्री ये आपका बनता। तो वो आपको सारी चीज़ बता, और ये साउथ वेस्ट मतलब 45 डिग्री, ऐसे साउथ वेस्ट मतलब 45 डिग्री, सिंपल। तो जी आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। तो ये बच्चे तुम्हारा क्या आ गया 45 डिग्री, ये तो आसान ही है। तो ये वाला इसके पहले कंपोनेंट कर लो, 20 इधर आया, 20 इधर आया, इससे ये कट गया, फिर नेट रिजल्टेंट। भाई इस वेक्टर के दो कंपोनेंट, ये वाले, फिर इसको भूल जाओ, कंपोनेंट इसलिए तो करते हैं। अब मेरे पास 1 2 3 4 वेक्टर का सम लेना है, ये 20 तो कैंसिल आउट हो गया, और ये 30 और ये 20, तो नेट किधर आया 10 मीटर ऊपर की तरफ, ये आ गया तुम्हारा नेट आया 10 मीटर, और आंसर क्या आया नॉर्थ। ये डिस्प्लेसमेंट है आपका, नेट डिस्प्लेसमेंट आपका। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कितना आसान है ना, मुश्किल थोड़ी ना है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आप करने की कोशिश करो, जब आप कर लेंगे तो फिर सॉल्यूशन आप चेक कर लेना। कुछ नहीं करूँगा मैं, सेम चीज़ करूँगा देखो, पर इस बार थोड़ी मज़ेदार चीज़ होगी। जैसे अपन ये उठा लेते हैं, वही सेम चीज़ करेंगे जी बच्चे, ऐसे। आप कहोगे सर बनाओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पैरेलल शिफ्टिंग सर सीधा ही करेंगे, हाँ करेंगे। पार्टिकल मूव्स 4√2 इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, सर 45 दे दी साउथ वेस्ट, ठीक है बेटा।
4√2। ठीक है बेटा। हाँ सर, सही बनाया आपने। सर 12 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन, सर आपने बताया था अपवर्ड चल रहा है सर, अपवर्ड यानी कि वर्टिकली अपवर्ड। सर तो वेक्टर यहीं डॉट करके बना दें सर, आपने कहा था डॉट करके बना दो 12 मीटर, तो आपको आपको पता रहेगा ऊपर की तरफ डायरेक्शन है। तो अब आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, ये तो प्लेन में है ना, और यहाँ पेंसिल रख लो तो कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। हो गया सवाल खत्म। अब देखो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। डायरेक्शन इतना चलने के बाद देन 1 मीटर इन ईस्ट। मुझे टेंशन नहीं लेनी, मुझे तो ओरिजिन से बनाना है सब कुछ, हर वेक्टर ओरिजिन से, बाद में तो पैरेलल शिफ्ट करना है ना, मेरी तरफ से बाहर में जाऊँ, मुझे क्या मतलब जीवन में क्या चल रहा है किसके। 1 मीटर इधर। अब मुझे ये वेक्टर सॉल्व करने हैं। अब वेक्टर कैसे कैसे हैं फिर से बोलता हूँ। साउथ वेस्ट और ये दोनों तो प्लेन में हो गए, और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाले को बाद में सॉल्व कर लेंगे ना, पहले प्लेन वालों को तो सॉल्व कर लो। तो प्लेन वालों को सॉल्व करने के लिए इसका कंपोनेंट करो, इस वेक्टर के दो वेक्टर कंपोनेंट क्यों करते हैं, ताकि आसान पड़े। आसान क्यों पड़े, अरे इसमें से फिर इसको, इसमें से इसको जोड़ना घटाना सीधा हो जाएगा ना भाई, टेंशन खत्म। तो तुम्हारा ये कितना हो गया, 4√2, तो ये 4 आ गया भाई। 4√2 ये कितना है, cos 45 आया ना, और ये sin 45, तो sin 45 cos 1/√2 तो कट गया, यानी कि आपका आंसर है 4 और 4। आप कहोगे हाँ सर। अब आप ध्यान से देखो, ये 4 है, ये 1 है, तो ये 4 की तरफ आया नहीं आया, मतलब नेट तो इधर ही आएगा ना, तो नेट बना लो। नेट आप कहोगे सर नेट बना लो, नेट कितना आया सर इनका, नेट आया सर इनका 3 मीटर। आप कहोगे हाँ सर। 3 और 4 कितना बना रहे हैं जी, 3 और 4 कितना बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं अलग से बना लूँ, नहीं तो ज़्यादा ही खचपच सी हो जाएगी। ये अलग से बना लो ऐसे। अभी फ़िलहाल मेरे पास सिनेरियो क्या बन रहा है, 3, क्या बन रहा है ये सिनेरियो बन रहा है ना, 3, ये 4 मीटर, 3 मीटर, और ये मेरा, अभी मैं इसको तो छेड़ ही नहीं रहा 12 मीटर, ये तो अलग ही है। पहले मैं नीचे वालों को दो दो करके सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कितना आ गया, 5 मीटर। आप कहोगे हाँ सर 5 मीटर तो आ गया। अब कुछ नहीं पे पहुँचूँ, 5 मीटर और 12 मीटर कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री, क्योंकि ये तो वर्टिकली है ना भाई, ये तो वर्टिकली अप है ना। तो अगर ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो दो वेक्टर जब 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो रिजल्टेंट, फाइनल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का कितना आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 13 मीटर। आसान है या नहीं है। इस सवाल में जब भी कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो बेफिक्र रहें, आपसे एंगल वेंगल नहीं पूछने वाला, क्योंकि ये जो वेक्टर आएगा ये प्लेन में नहीं आएगा, प्लेन में नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना आप। तो ये आपसे वो एंगल वेंगल नहीं पूछने वाला, तो वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिंपल। पर हाँ मैग्नीट्यूड तो निकालना आना चाहिए ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आपने देखा ना सीधा। तो 12 वाले को आप सेपरेट ही रख लो, उसको बाद में देखेंगे, पहले प्लेन के तो सोल्व कर लें, क्योंकि 12 वाला तो परपेंडिकुलर है ही। पेंसिल लगा लो यहाँ। तो ये जितने वेक्टर हैं, जो ये सारे वेक्टर हैं, ये इसके साथ, ये तो फाइनल जब ये आप निकालोगे तो आएगा तो वेक्टर प्लेन में ही ना। अरे ये सारे कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो इसी प्लेन में तो आएंगे, इसी प्लेन में तो आएंगे, इसी प्लेन में तो आएंगे, और ये तो पेंसिल रखी है आपने, हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगी भाई। तो ये वर्टिकली अपवर्ड, इसको बाद में देख लेंगे, वो कर तो लिया बाद में, 5 आ गया। अब ये है 2 वेक्टर हैं बस, ये निकाल तो लिया, खत्म बात। तो ये आखिरी सवाल है, इसके बाद एक और सवाल है। लगभग लगभग हमने सारे सवाल कैसे बनाने हैं, बेसिक आइडिया था कि आपको समझ में आए। तो अब बच्चे को तुरंत आते ही जब भी ऐसा सवाल आया, तो अब उसके दिमाग में एक बात सेट हो चुकी है कि सर ने बताया था ओरिजिन से ही बनाओ जो बनाना है, सीधा ओरिजिन से बनाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखो बच्चे को क्या क्या समझ में आ गया है। बच्चा कह रहा है 5 मीटर ड्यू ईस्ट, वेरी इजी, वेरी इजी। 5 मीटर मास्टर ने बताया था, सीधा बताओ ड्यू ईस्ट। 10 मीटर, अच्छा ये, अच्छा दूसरे वाली नोटेशन है, इसके हिसाब से तो ये रेफरेंस होता है, वेस्ट ऑफ साउथ। अब देख लो बच्चा ही कर रहा है ये सवाल, मास्टर ने बताया था ये, और ये रेफरेंस है, वेस्ट से लेना है, और एंगल कितना है 10। फिर अगले वाला 20 मीटर, अच्छा 20 में साउथ ईस्ट वाले, उसमें साउथ ईस्ट तो इधर बनेगा, कितना बनाना है 20 मीटर। डायरेक्शन, अच्छा साउथ, वो यही रेफरेंस है, ठीक है रेफरेंस ये है। ऑफ वाली होती तो पीछे वाला रेफरेंस होता, और फिर वहीं से काउंट करते, तो रेफरेंस से काउंट 53 डिग्री, यानी कि साउथ से 53 डिग्री। अब इनका नेट लेना है, सम लेना है, तो थोड़ा सा बच्चा ये करेगा, ये कितना कंपोनेंट लेगा। अब कंपोनेंट लेगा तो क्या करेगा, इसका कंपोनेंट ये कितना है इधर,
इस डायरेक्शन में। पहले मैं 10 वाले के कंपोनेंट कर रहा हूँ, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा 10 cos 37 यानी कि 10 इंटू 4/5 यानी कि 8। फिर ये कंपोनेंट कितना 10 sin 37 तो कितना आ जाएगा 3/5 यानी कि 6। सिमिलरली इसके कंपोनेंट करूँगा मैं, तो 20 वाले के ये कितना आएगा जी 20 इंटू cos 53 डिग्री जो sin 37 यानी कि 3/5 यानी कि 4 यानी कि 12। सिमिलरली जब आप इसका ये वाला कंपोनेंट लिखोगे तो 12 और ये आएगा 16। ठीक है, ये ऑप्शन चूज करने। अब देखो, जब भी हम कंपोनेंट करते हैं, क्यों करते हैं, इसको ख़त्म कर दो। अब जैसे ही आपने कंपोनेंट कर लिए, इसके कंपोनेंट इसलिए किए जाते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। अब ये आप भूल जाओ। अब देखो, जैसे ही आप भूल गए, आपको क्या दिख रहा है, कितने वेक्टर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5। 5 वेक्टर का सम लेना है। लेकिन मज़ेदार बात क्या है, अब जो अपोजिट हैं वो घटेंगे, जो साथ साथ हैं वो जुड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्शन आपने सेम कर दी। तो ये कंपोनेंट करने का फ़ायदा होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये 16 है, ये 5 है, 21, ये 8 इसके ऑपोजिट है, तो नेट तो इधर ही आएगा। और 21 में से 8 गएंगे तो कितना बचेगा 13। तो सीधी सी बात है, यानी कि आई कैप, ये जे कैप, तो आई कैप में 13 आई कैप। तो ये तो हो नहीं सकता, या तो ये होगा या ये होगा। अब दूसरी बात, नेट आएगा नीचे, तो आप बिना पेन उठाए भी ऑप्शन टिक कर सकते थे कि यही आने वाला है डायरेक्शन से, क्योंकि डायरेक्शन ये आएगी अगर आप नेट देख रहे हो। तो जैसे ही आपने ये देखा 21, तो ये नेट ऐसे आएगा, 13 आ गया इधर। ठीक है, और नीचे की तरफ कितना आया, ये तुम्हारा 12 और ये 6 18, तो ये 18 नीचे। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो बना वो बना आपका वेक्टर 13 आई कैप, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, माइनस 18 जे कैप। दिस विल बी योर आंसर। फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर। तो सिंपल, आपको किसी भी फॉर्म में बनाना हो, कुछ भी बनाना है, आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, नेट निकालना है तो वही है 13 का स्क्वायर। अब ये ऐसे इसलिए दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, लेकिन ये 13 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, तो वहाँ से तुम्हारा नेट भी आ जाए। वो अब बेसिक बात होगी आप लोगों के लिए, आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। ये सवाल है, ये सवाल है, पी पॉइंट है, आधा चक्कर काट के यहाँ पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधा पॉइंट है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन मिला दो, ये आ जाएगा। ये कितना बना जी, ये 2r हो गया भाई, आर रेडियस तो 2r, और ये चला कितना, जब ये पॉइंट यहाँ, तो ये कितना, हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन का मतलब होता है पाई आर। ठीक है भाई, आधा सरकमफ्रेंस। अब पी पॉइंट ये, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2r का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो ये आ गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब बात है डिस्टेंस की। इस डिस्टेंस का सीधा रिजल्ट अगर हाफ है तो डिस्टेंस आएगी 4r, क्योंकि डिस्टेंस जो ये डिस्टेंस चलेगा वो नॉर्मल पाथ नहीं होता, इसका पाथ साइक्लॉइड होता है, जो कि हम रोटेशन वाले चैप्टर में जाके बात करेंगे। लेकिन आपसे कोई पूछे तो आप उसका आधा चक्कर 4r, पूरा चक्कर 8r डिस्टेंस, तो वो आपको याद रखना है। कई बार सीधा सवाल आ जाता है कि बताओ कितना होगा, तो अभी के लिए बस याद रख लो प्रॉपर में, क्योंकि इसके पास जब ये घूमेगा 2 वेलोसिटी होती हैं आगे रोटेशन में जाके, एक ये फिर वो प्रॉपर मैथ्स लग के तब आता है। ठीक है, प्रॉपर कैलकुलेशन होके। अभी के लिए आप याद, हाँ डिस्प्लेसमेंट बड़ा सिंपल है, आप सीधा सीधा उसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूरा क्लियर हो गया होगा। बनाते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, वेक्टर कैसे अप्लाई होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी बातें मैंने लेक्चर्स में बताने की कोशिश करी हैं। अब अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे स्पीड से।